नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुलायम सिंह यादव अराइज जेट आईसीआर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए घर बैठे ऑनलाइन स्टडीज़ की एक क्लास लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। तो देखो, अपन बात करेंगे अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर जो चोमू है, आपके लिए 11th 12th जेट आईसीआर की घर बैठे तैयारी करवा रहा है। और आप है ना, जिसे हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि आप एग्रीकल्चर को है ना हमारे माध्यम से सरलीकरण के अंदर हमने इसको बदला है और आप है ना इसे ज़्यादा से ज़्यादा है ना आप देखें और आप इसकी सुविधा लें। आज अपन बात करेंगे, अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है अपना सॉइल साइंस। देखो, यहाँ अपन बात करेंगे आज जो एग्रीकल्चर का पहला टॉपिक है, इस टॉपिक की अपन बात करेंगे मृदा विज्ञान। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ी बेसिक अपन बातें करते हैं। तो देखो, जिसे एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर के अंदर अपन बात करेंगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्या होता है, सोइल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने देखा होगा पिछले 2 साल से जेट जो एग्जाम है, इस जेट एग्जाम के अंदर सोइल का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है वो केमिस्ट्री के अंदर कन्वर्ट किया गया है, ताकि जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है वो भी आपके है ना सिलेबस के अंदर है ना एक अच्छी एजुकेशन प्रणाली के है ना माध्यम से आप अच्छी एग्रीकल्चर सीख सको। तो यहाँ अपन बात करेंगे कि जो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से अपना जो टॉपिक है सोइल साइंस, उसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ अपन बात करेंगे, अपना जो टॉपिक है वो है सोइल साइंस। अपन बात करेंगे सोइल साइंस जो है, इस सोइल साइंस के अंदर अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। पहले यहाँ अपन बात करेंगे कि मृदा क्या है। जो सोइल है, अपनी सोइल की अपन बात करेंगे। जो सोइल है, जो आपका मृदा है, इस मृदा की अपन बेसिक बात करते हैं। मृदा क्या होता है, तो देखो आपको जैसे बेसिक एक नजर आता होगा कि अपने धरातल के ऊपर एक जो परत जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या है, मृदा है। लेकिन जैसे साइंस के हिसाब से इस मृदा की अपन बात करेंगे तो देखो, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित और अपक्षयित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण की प्रोफाइल के रूप में एक परत है, उसे मृदा कहा जाता है। ये जो अपनी डेफिनेशन है, ये एक सोइल साइंटिस्ट है आपका, जिसका नाम है बेकमैन और ब्रेडी। उस बेकमैन और ब्रेडी ने परिभाषित किया है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित और अपक्षयित खनिज पदार्थों के कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से विभिन्न परतों के रूप में जमा होती है। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे जैसे जो सोइल साइंस है अपना, सोइल साइंस की अपन बात करेंगे। यहां पर अपन बात करते हैं जैसे जो सोइल शब्द है, सोइल शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है। अपन बात करते हैं कि जो सोलम शब्द है, सोलम शब्द का अर्थ क्या होता है, सोलम शब्द का अर्थ होता है एक फ्लोर या फर्श। या आपने देखा होगा बेसिक रूप से जैसे धरातल के ऊपर एक जो फर्श आपको दिखाई दे रहा है, इसी को अपन क्या कहेंगे, मृदा कहेंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं जनरली भाषा के अंदर जो मृदा है, मृदा क्या है, आपने देखा होगा कि जैसे ये अपना धरातल है, धरातल के ऊपर ये जो एक पपड़ी सी जो पाई जाती है, इस पपड़ी सी को भी अपन क्या कहेंगे, इसे मृदा कहेंगे। बेसिक भाषा में एक और डेफिनेशन इसकी अपन ले सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर का वो भाग जो पौधों को आधार प्रदान करता है, साथ ही पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है, इस पृथ्वी के ऊपरी भाग को भी मृदा कहा जाता है। अब यहां अपन बात करेंगे कि जो मृदा विज्ञान है, मृदा विज्ञान को हमने मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। वो 2 भाग है आपका, पहला जो भाग है आपका वो है आपका पेडोलॉजी। पहला जो भाग है वो है आपका पेडोलॉजी। तो अपन बात करेंगे पेडोलॉजी क्या होता है। दूसरा हुआ है आपका एडेफोलॉजी। तो पेडोलॉजी की अपन बात करेंगे, पेडोलॉजी के अंदर क्या होता है कि मृदा का जन्म, मृदा का निर्माण और मृदा के विस्तार का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है, इसे पेडोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर देखो, मृदा का जन्म, निर्माण एवं विस्तार का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उस विज्ञान की शाखा को पेडोलॉजी कहा जाता है। दूसरा आपका जो आता है एडेफोलॉजी आता है। एडेफोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जो मृदा का जो अध्ययन है वो फसल संबंध के आधार पे किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करेंगे कि जैसे कपास है, आपका कपास की फसल के लिए किस प्रकार की सोइल की आवश्यकता होती है। तो आपने देखा होगा कई बार एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन उठकर आता है, कपास के लिए मोस्टली किस मृदा की आवश्यकता होती है।
तो कपास के लिए आपने देखा होगा ब्लैक सॉइल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपने देखा होगा अपना जो गेहूं है, वीट के लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है, तो वीट के लिए दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। तो ये चीजें जो है ये आपके इडेफोलॉजी के अंदर आती है। यहां देखो जेट 2017 के अंदर बायोलॉजिकल जो पार्ट था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया कि पेडोन का संबंध किससे है। तो यहां देखो अपन बात करेंगे जो पेडोन है, पेडोन प्लस लोगस है ना, पेडोन का मतलब क्या होता है मृदा। तो वहां पर दिया गया था क्वेश्चन पेडोन का संबंध किससे है, उसका जो राइट आंसर था वो था पेडोन का संबंध मृदा से है। ठीक है, तो पेडोन का मतलब मृदा और लॉजी का मतलब एक प्रकार की स्टडी से अपन है ना मान सकते हैं। तो मृदा का अध्ययन ही क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। उसके बाद एक आता है जो सोइल साइंस था, इस सोइल साइंस का जो फादर था वो कौन है, यहां पर भी काफी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अपने फादर्स ऑफ सोइल साइंस की अपन बात करेंगे तो वीवी डेकुचेव है, इसका फादर है। उसके बाद में एग्जाम के अंदर क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं इनके इंस्टीट्यूट से। तो आपकी जो सॉइल है, सॉइल के जो इंस्टीट्यूट है उन इंस्टीट्यूट के अंदर अपन बात करेंगे। जैसे पहला इंस्टीट्यूट है आपका CSSRI करनाल हरियाणा के अंदर, इसकी फुल फॉर्म की अपन बात करेंगे। सी का अर्थ है यहाँ पर सेंट्रल, एस का मतलब है सॉइल, दूसरे एस का मतलब है सैलिनिटी, आर का मतलब रिसर्च और आई का मतलब क्या है इंस्टीट्यूट। आपने देखा होगा कृषि प्रवेशक 2014 के अंदर जो एक एग्जाम लगा था, उस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था केंद्रीय मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है, आपके करनाल हरियाणा में। तो सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल हरियाणा में स्थित है। दूसरे इंस्टीट्यूट की अपन बात करेंगे, दूसरा इंस्टीट्यूट है IISS। यहां पर IISS है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है, ये कहां पर है, आपके MP भोपाल के अंदर। तीसरा इंस्टीट्यूट है आपका NBSS एंड LUP। तो यहां पर N का मतलब नेशनल, B फॉर ब्यूरो, S का मतलब सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म की अपन बात करेंगे नेशनल ब्यूरो सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। तो ऐसा जो इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है, आपके नागपुर महाराष्ट्र में। तो दोस्तों यहां पर अपन बात करेंगे कि जो एग्रीकल्चर सॉइल साइंस से रिलेटेड जो भी आपके इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर, वो तीनों इंस्टीट्यूट मैंने यहाँ पे आपको है ना अच्छी तरह से समझाए हैं। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल MP, और एक आता है नेशनल ब्यूरो सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर महाराष्ट्र। एक आता है आपके नेक्स्ट आता है बेटा आपके जैसे फैक्टर्स ऑफ सॉइल है ना, कि जो मृदा निर्माण के जो कारक है, मृदा निर्माण के कारकों की अपन बात करेंगे। तो मृदा निर्माण के जो कारक है, उन कारकों के अंदर जो पहला कारक है आपका, वो कारक है आपका मूल पदार्थ है ना, इसे अपन पेरेंटल मटेरियल बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ अपन जैसे एक मृदा है, मृदा की जो प्रोसीजर है बनने की, उसके अंदर अपन एक थोड़ा सा क्या ना एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे आज के 2-3 साल पहले NCERT की जो किताबें चलती थी उसके अंदर बायोलॉजी के अंदर एक पार्ट था, 7वां चैप्टर जो था उसके अंदर है ना, जैसे एक उद्भवन का एक चैप्टर था, उसके अंदर मैंने जिसे स्टडी की वहां पे हमने पाया कि पृथ्वी जो थी प्रारंभिक समय में एक आग का गोला हुआ करती थी, और वो पृथ्वी धीरे धीरे क्या हुई, ठंडी हुई, और उसके ठंडी होने के बाद में क्या हुआ, जल, वायु, ऐसी चीजें उसके अंदर बनी। तो यहां अपन बात करेंगे कि पृथ्वी जी स्टार्टिंग के समय के अंदर एक आग का गोला थी, तो उसके अंदर है ना ये मृदाएं है, ये कैसे बनी, तो उसके बारे में अपन एक छोटा सा है ना एग्जांपल लेकर अपन है ना बात करेंगे। तो पृथ्वी के ठंडे होने के बाद में जो पृथ्वी थी, इसकी जो स्ट्रक्चर थी, टोपोग्राफी थी, वो बिल्कुल अलग अलग थी। इसके अंदर आपने देखा होगा कि उबड़ खाबड़ संरचनाएं भी हुआ करती थी। ठीक है, तो वहां प्रारंभिक समय के अंदर जो उबड़ खाबड़ जो संरचनाएं थी, जो चट्टानें थी, उसके अंदर क्या हुआ कि जो ऊपरी चट्टानों के जो शीर्ष भाग है, इन भागों के ऊपर क्या हुआ, इन भागों के ऊपर जैसे पानी के कारण है ना, जैसे इनकी जो चट्टानें हैं वो टूटकर क्या है, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कि जो चट्टानें थी, उन चट्टानों की शीर्ष के ऊपर क्या हुआ, जैसे बरसात आना स्टार्ट हुई, तो बरसात आने के बाद में वहां पर क्या हुआ कि ये देखो जो चट्टानों का जो शीर्ष है, इन चट्टानों के शीर्ष के ऊपर जैसे यहाँ पर पानी आया, तो पानी आने के बाद में ये चट्टानें यहाँ से टूटना स्टार्ट हुई। तो चट्टानें टूटना स्टार्ट हुई, तो चट्टानों के टूटने के कारण है ना, इन चट्टानों के जो भाग थे वो धीरे धीरे यहाँ पर है ना नीचे की ओर फिसलते फिसलते आए। ठीक है, अब जो आपकी पर्वत श्रृंखलाएं जैसी संरचनाएं जो थी, उसके अंदर क्या हुआ कि उनकी जो चट्टानें हैं वो टूटकर धीरे धीरे है ना, जिससे चट्टानों को छोटे छोटे कणों के अंदर उसने विभाजित किया, और है ना वो पानी के साथ उन कणों को है ना किसी दूर एरिया के अंदर क्या कर दिया, उन्होंने जमा कर दिया। तो ऐसी प्रोसीजर है। लेकिन इस फैक्टर्स के अंदर अपन बात करेंगे
जैसे आपने देखा होगा मूल पदार्थ, तो मूल पदार्थ की जो भूमिका है, जो चट्टाने वगैरह है जिनके द्वारा मृदा का निर्माण होता है, वो क्या है, उसके मूल पदार्थ है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है आपका जलवायु। अपन बात करते हैं, देखो जलवायु के अंदर है ना किन किन को सम्मिलित किया गया है। तो आपने देखा होगा जो जलवायु है, जलवायु के अंदर अपन बात करेंगे कि जो अपना जलवायु है इसके अंदर एक आता है जैसे आपका वर्षा, जो वर्षा है ना। उसके अलावा जैसे अपन बात करेंगे जैसे एक आता है जैसे आपका तापमान, और एक आता है आपका जैसे हवा। तो ये तीनों चीजें जैसे आपकी वर्षा है, तापमान है, हवा है, ये आपके क्या होता है क्लाइमेट के अंदर सम्मिलित रहती है। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे कि क्लाइमेट का अपनी मृदा निर्माण के अंदर क्या योगदान है। तो यहां पर अपन बात करेंगे जैसे आपने देखा होगा जलवायु के अंदर आपकी जो वर्षा है, वर्षा के द्वारा चट्टानें टूटना स्टार्ट हुई। कई बार टेम्परेचर की अपन बात करेंगे तो गर्मियों के अंदर है ना चट्टानें फैल जाती है, सर्दियों के अंदर चट्टानें क्या होती है, सिकुड़ती है। तो जब वो फैलती है, सिकुड़ती है, तो उसके अंदर क्या होता है, अपक्ष होता है, टूटने की प्रोसीजर होती है। उसके बाद में आपने देखा होगा कई बार ये भी है कि सर्दियों के दिनों के अंदर जब टेम्परेचर कम रहता है तो चट्टानों की दरारों के अंदर जो उपस्थित पानी है वो बर्फ के रूप में बदलता है, और बर्फ के रूप में बदलने के बाद उस बर्फ का जो आयतन है वो बढ़ने के कारण क्या होता है, चट्टानों के अंदर आयतन बढ़ेगा तो वो क्या हो जाती है, टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो अपन बात करेंगे कि अपना जो टेम्परेचर भी है वो मृदा निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। उसके बाद अपन बात करेंगे हवा की। तो आपने देखा होगा कई बार जैसे हवा के साथ क्या होता है, मिट्टी के कण आते हैं, और हवा के साथ मिट्टी के कण आकर क्या करते हैं, वो उन चट्टानों से टकराते हैं, जिसके कारण है ना धीरे धीरे चट्टानों की तोड़ने की प्रोसीजर है ना शुरू होती है। हालांकि ऐसा मानने में बहुत कठिन होता है कि हवा के द्वारा भी चट्टान टूट सकती है, लेकिन आपने कहीं पहाड़ के अंदर देखा होगा तो पहाड़ के अंदर आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे या बड़े बड़े होल से बनते हैं। वो क्या होता है, हवा के द्वारा जो मिट्टी के कण आते हैं वो कण क्या करते हैं, उस चट्टान के ऊपर अटैक करते हैं, और चट्टान के ऊपर वो अटैक करेंगे तो उस समय क्या होता है, चट्टान के अंदर अपक्षय की क्रिया स्टार्ट होती है। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे जो तीसरा अपना जो फैक्टर है, वो तीसरा अपना फैक्टर है वो है आपका जीवमंडल। तो यहां पर अपन बात करेंगे जीवमंडल की, जिसे अपन बायोस्फीयर कह सकते हैं। पहला आपका मूल पदार्थ हो गया, दूसरा आपका क्लाइमेट हो गया, तीसरा जो कारक है वो कारक है आपका, वो है आपका बायोस्फीयर, जीवमंडल। अपन बात करेंगे कि जीवमंडल जो है मृदा निर्माण में किस प्रकार से सहायक है। तो आपने देखा होगा कि जीवमंडल के अंदर है बहुत सारे जीव है, बहुत सारी वनस्पति है। तो इनका जो है सड़ने गलने के बाद में ये वनस्पति क्या करती है, वो है ना जैसे मिट्टी के अंदर मिलती है उसको फर्टाइल बनाती है, या अपन यहाँ ये कह सकते हैं कि प्रकृति में पाए जाने बहुत सारे सूक्ष्म जीव है, वो क्या करते हैं, कहने का मतलब चट्टानों के अपक्षय की क्रिया को बढ़ाते हैं, वनस्पति को अपक्षय करते हैं। तो ये चीजें क्या होती है, मिट्टी के अंदर मिलती है और मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे एक आता है बेटा आपका काल या समय। तो काल या समय की अपन बात करेंगे। काल या समय के अंदर क्या होता है, मृदा निर्माण एक बहुत लंबी प्रोसीजर है। लंबी प्रोसीजर की अपन बात करेंगे तो अपन बात करेंगे 1 इंच मोटी परत बनने के अंदर है ना अपने को लगभग 800 से 1000 वर्ष लगते हैं। आपकी किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए 1 इंच मोटी परत बनने में कितना समय लगता है, तो मृदा की 1 इंच मोटी परत बनने में जो समय लगता है वो लगता है आपका 800 से 1000 वर्ष। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अपनी जो पृथ्वी के अंदर जो मृदा का विकास हुआ है ये अरबों लाखों सालों से, कहने का मतलब है ना हुआ है। ठीक है, अपन अंदाजा लगा रहे हैं कि 1 इंच मोटी परत बनने में 800 से 1000 वर्ष लग रहे हैं। तो इतनी जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के विकास में कितना टाइम लगा है। उसके बाद में देखो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ढलान, कि मृदा जो निर्माण है, मृदा निर्माण के अंदर है ना उसका जो कारक है वो ढलान है। तो यहां अपन बात करेंगे ढलान की। तो ढलान के अंदर क्या होता है, आपने देखा होगा कि जहां पर ढलान होता है तो ढलान के अंदर क्या होता है कि जो मटेरियल होता है वो रुकता नहीं है, वो पानी के साथ क्या होता है नीचे के क्षेत्र में आ जाता है। इसलिए ढलान वाले क्षेत्रों के अंदर क्या होता है कि इसकी प्रोफाइल का जो निर्माण है वो लेट होता है या धीरे गति से होता है। लेकिन जो आपकी जो खाड़ी वाला स्थान है वहां पर क्या होता है, मृदा का जो निर्माण है शीघ्रता से होता है, क्योंकि वो पानी के साथ बहकर क्या करता है, नीचे वाले भागों के अंदर उसको लाकर जमा कर देता है। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे, नेक्स्ट आता है आपका मृदा कंपोजिशन। तो मृदा कंपोजिशन की अपन बात करेंगे। मृदा कंपोजिशन का मतलब होता है मृदा अवयव, कि जो अपनी मृदा है वो मृदा किन किन अवयवों से मिलकर बनी है और उसके अंदर है ना कौन सा अवयव कितनी मात्रा के अंदर पाया जाता है। तो देखो यहां पर अपन बात करेंगे जो सॉइल कंपोजिशन है उसके अंदर जो पहला है वो आपका पहला फैक्टर है जैसे यहां पर जल, ठीक है। दूसरा आता है आपका हवा है, तीसरा आपका कार्बनिक पदार्थ है,
यहाँ आपका चौथा है मिनरल्स है। लेकिन देखो यहाँ इसको अपन डायग्राम के हिसाब से पढ़ेंगे। इस डायग्राम के अंदर आप देखो, आप है ना, ये जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर देखा होगा कि यहां पर देखो, इस जो यहां पर देखो कि अपनी जो मृदा है, उस मृदा को हमने उसके कंपोजिशन को दो भागों में बांटा है। जैसे पहला जो 50% कंपोजिशन है वो आपका क्या है ना, लिक्विड है या एयर है, ठीक है। उसके अलावा जो 50% जो है वो क्या है आपका, वो ठोस है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है वो। तो यहां पर अपन बात करेंगे जो सॉलिड है, इस सॉलिड का भी जो 45% ये देखो आपका मटेरियल है वो क्या है, खनिज पदार्थ का है। और इसका जो 5% जो मटेरियल है वो क्या है आपका, कार्बनिक पदार्थ का है। तो आपसे पूछा जाए कि मृदा के अंदर कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा है वो कितनी होती है, तो मृदा के अंदर जो कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा है वो कितनी है आपकी, 0.5%। उसके बाद में अपन बात करेंगे मृदा में खनिज पदार्थ की जो मात्रा है वो कितनी है आपकी, तो वो है आपकी 45%। इसके अलावा जो ठोस के अतिरिक्त जो आयतन वाला भाग बचता है, खाली स्थान, उसके अंदर एयर और वाटर सम्मिलित रहता है। तो मृदा का ये जो 50% भाग है, इसके अंदर आपका जल और वायु उपस्थित रहती है। तो यहां अपन बात करेंगे, देखो यहां इस डायग्राम के अंदर देखा होगा कि मृदा के इस 50% के अंदर आधे भाग के अंदर क्या होता है, एयर होता है, और बाकी बचे हुए आधे भाग के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। तो यहां पर देखो कई बार आपने देखा होगा खेतों के अंदर अपन देखते हैं, जब खेत के अंदर फसल के अंदर पहली बार अपन सिंचाई करते हैं, तो पहली बार सिंचाई करते समय आपने देखा होगा कि जब मृदा के अंदर पानी अंदर जाता है तो अंदर जाते समय मृदा के अंदर बबल्स निकलते हैं। और वो बबल्स क्या है, अपन सोचते हैं कि ये बबल्स कहां से आए। तो आपने देखा होगा कि मृदा के अंदर जब वायु रहती है और उस वायु के अंदर जब जल जाता है तो उस वायु के बबल्स के रूप में है ना, वो वायु क्या आ जाती है बाहर। इसका मतलब यह है कि अपन क्या सोचते हैं कि यहां पर क्या है कि जब मृदा के अंदर वायु की अधिकता होती है तो नमी की कमी हो जाती है, और जब नमी का परसेंटेज बढ़ता जाता है तो इसके अंदर एयर की कमी आती जाती है। तो ठीक है, तो यहां अपन कह सकते हैं कि जल की अधिकता के साथ साथ वायु कम होती है, या वायु की अधिकता के साथ साथ जल कम हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, प्रारंभिक सिंचाई के बाद में आप देखते हैं कि बबल्स के रूप में आपकी वायु बाहर निकलती है। अब देखो जेट के अंदर यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा आज के 1 या 2 साल पहले एग्जाम के अंदर पूछा गया कि जो अपनी मृदा होती है, उस मृदा के अंदर जो गैसों का जो आयतन है ना, कौन सी गैस कितनी % मात्रा में पाई जाती है। तो देखो यहां अपन बात करेंगे कि मृदा के अंदर कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो यहां पर ये देखो जो आपका एयर है, इस एयर के अंदर अपन बात करेंगे यहां पर, जैसे एक होता है आपका नाइट्रोजन, एक होता है आपका जैसे O2, और एक होता है जैसे आपका बेटा CO2। तो यहां अपन बात करेंगे कौन सी गैस कितनी % मात्रा में यहां पर पाई जाती है। तो नाइट्रोजन की जो अपन बात करेंगे, नाइट्रोजन पाई जाती है आपकी 78%। उसके बाद में जो ऑक्सीजन है वो है आपका 20.7% है ना, और आपकी जो CO2 है वो CO2 कितनी है आपकी 0.3%। तो यहां अपन बात करेंगे 78, 20.7 और एक है 0.3। तो वहां पर जो पिछली एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया, मृदा के अंदर जो CO2 है उसकी कितनी मात्रा पाई जाती है। तो यहां पर है ना, ये परसेंटेज न देके वहां ऑप्शन नंबर 1 था, वो ऑप्शन नंबर 1 था 300 ppm, दूसरा ऑप्शन था आपका 3000 ppm। तो यहां अपन बात करेंगे कि मृदा के अंदर जो आपके है ना, जैसे यहां पर जो CO2 का परसेंटेज न देके ppm के अंदर आपको पूछा गया है, तो वहां पर आप आंसर दोगे कि मृदा के अंदर जो आपकी CO2 की सांद्रता होती है वो कितनी होती है, 3000 ppm। लेकिन जैसे आपसे पूछा जाए वायुमंडल के अंदर है ना CO2 की सांद्रता कितनी होती है, तो वायुमंडल के अंदर जो CO2 की सांद्रता है वो कितनी है आपकी, है ना 300%, है ना। तो वहां पर वायुमंडल के अंदर जिसे परसेंटेज की अपन बात करेंगे तो वहां पर आपने देखा होगा वायुमंडल के अंदर 0.003%, जबकि मृदा के अंदर क्या होता है 0.3%। या अपन ये कह सकते हैं जैसे जैसे मृदा गहराई में अपन जाएंगे वैसे वैसे CO2 की सांद्रता बढ़ेगी और O2 की सांद्रता वहां पर क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो आप है ना ये चीज है ना नोटिस रखना कि मृदा के अंदर जो CO2 है उसकी सांद्रता कितनी है, वायुमंडल के अंदर CO2 की सांद्रता कितनी है, उसको यदि ppm में कन्वर्ट किया जाए तो आंसर क्या होगा। और दूसरी चीज, गहराई के साथ साथ CO2 की मात्रा बढ़ती जाती है। इसका एक लॉजिक अपन और ले सकते हैं, आपने देखा होगा कि आजकल ट्यूबवेल सिस्टम के द्वारा अपन मृदा से पानी निकालते हैं, लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था,
पहले के जमाने के अंदर क्या होता था, जैसे किसान है ना खेत के अंदर एक कुआं खोदते थे, कुआं खोदकर है ना उस कुएं में से पानी निकालते थे। तो कई बार क्या होता था, कुआं खोदते समय है ना कुआं खोदने वाले जो मजदूर थे वो कहने का मतलब है ना अंदर ही अंदर खत्म हो जाते थे। उसका एक लॉजिक ये था कि वहां पर क्या था, CO2 की सांद्रता ज्यादा हो गई और ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो गई, इसलिए वो जो मजदूर थे वो है ना वहां पे मृत्यु हो जाते थे। ठीक है, तो यहाँ गहराई के साथ साथ आपकी CO2 की सांद्रता है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे नेक्स्ट आता है बेटा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। जो मृदा है, मृदा का जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण की अपन बात करेंगे। एक बार अपन है ना जो भी मैटर हमने पढ़ा उसको रिव्यू करते हैं पहले। तो देखो आज का जो अपना टॉपिक था, अपन बात कर रहे थे मृदा विज्ञान के बारे में। तो पहला हमने पढ़ा मृदा क्या होती है। मृदा की जो बेसिक परिभाषा जो हमने पढ़ी वो ये थी कि पृथ्वी के ऊपर की वो कठोर पपड़ी जो पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करने के साथ साथ पोषण देने का कार्य करती है, उस कठोर पपड़ी को मृदा कहा जाता है। उसके बाद अपन बात करेंगे जो सॉइल है। सॉइल शब्द की उत्पत्ति मृदा लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है फ्लोर या फर्श, या अपन ये कह सकते हैं पृथ्वी के ऊपर जो ये ऊपर का जो आपका फ्लोर है, उसी अपने फ्लोर को अपन क्या कहेंगे, मृदा कहेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे जो मृदा विज्ञान है। मृदा विज्ञान के कुछ इंस्टीट्यूट है जो कई बार आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो केंद्रीय मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। उसके अलावा सेंट्रल ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस जो है ना, ये आपके भोपाल MP में स्थित है। इसके अलावा NBSS&LUP। तो N का मतलब नेशनल, B का मतलब ब्यूरो सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। तो लैंड यूज प्लानिंग का जो इंस्टीट्यूट है आपके नागपुर महाराष्ट्र में है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो अपने मृदा निर्माण के जो कारक थे, किन किन कारकों के द्वारा जो मृदा का जो निर्माण हुआ है, उसके अंदर पहला फैक्टर हमने पढ़ा वो था आपका पेरेंटर मटेरियल। तो कोई भी चीज किसी पदार्थ के द्वारा बनती है वो उसका पेरेंटल मटेरियल होता है। ठीक है, तो जो मृदा का जो निर्माण है आपने देखा होगा चट्टानों के टूटने से हुआ है, तो उसका पेरेंटल जो प्राथमिक मटेरियल था वो क्या थी, रॉक्स थी आपके। उसके बाद में हमने पढ़ा क्लाइमेट। तो उन चट्टानों के टूटने के लिए क्लाइमेट ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैंने पहले आपको समझाया किस प्रकार से क्लाइमेट ने मृदा निर्माण को बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। उसके बाद में देखो एक आता है जीवमंडल। तो जीवमंडल की अपन बात करेंगे तो जीवमंडल में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, बहुत सारे सूक्ष्म जीव थे। उन सूक्ष्म जीवों ने कार्बनिक पदार्थों को या किसी भी जो चट्टान है उसको तोड़ने के अंदर भूमिका निभाई है। साथ ही उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी अवेलेबल करवाई है, इसलिए बायोस्फीयर वायुमंडल का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा एक आता बेटा आपका ढलान। ढलान की अपन बात करेंगे तो जिस जगह पे ढलान अधिक होता है वहां पर प्रोफाइल का निर्माण है ना धीरे होता है, लेकिन जो गहराई वाले स्थान है वहां प्रोफाइल का जो निर्माण है बहुत फास्ट गति से होता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे 1 इंच मोटी जो मृदा की परत बनने के अंदर कितना समय लगता है, तो 800 से 1000 वर्ष है ना 1 इंच मोटी परत बनने में लगता है। अब अपना जो टॉपिक है ये टॉपिक धीरे धीरे आगे जा रहा है, तो इस टॉपिक की अपन बात करेंगे। इसके अंदर देखो क्या है, यहां पर अपन बात करेंगे मृदा के वर्गीकरण की। तो यहां पर जो मृदा का वर्गीकरण है, मृदा के वर्गीकरण के अंदर देखो अपन 2-3 चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज आपने देखा होगा यहां पर एक आता है बेटा मृदा कणाकार। मृदा कणाकार को अपन बोलेंगे सॉइल टेक्सचर। एक होता है मृदा संरचना। मृदा संरचना को अपन बोलते हैं है ना सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल टेक्सचर और सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर क्या अंतर है, तो देखो यहां अपन बात करेंगे कि जैसे एक आता है आपके बालू, एक आता है सिल्ट और एक आती है मृत्तिका। इस मृत्तिका को अपन कले बोल सकते हैं। तो जहां पर बालू, सिल्ट, मृत्तिका कणों के जो आकार के सापेक्षिक जो अनुपात है, उस सापेक्षिक अनुपात को क्या कहेंगे अपन, मृदा कणाकार। ठीक है, तो मृदा कणाकार के बारे में अपन बात करेंगे, सॉइल टेक्सचर के बारे में, बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका कणों के आकार के सापेक्ष अनुपात को अपन क्या कहेंगे, मृदा कणाकार। तो देखो यहां पर देखो जो मृदा कणाकार है ये एक मृदा का स्थायी गुण है। आपने देखा होगा जो सोइल पार्टिकल्स जिसको अपन बोल सकते हैं, जैसे ये कोई भी मृदा है और इस मृदा का ये एक क्या है, ये पार्टिकल्स है। तो ये पार्टिकल्स क्या है, आपने देखा होगा किसी भी कृषि क्रियाओं के द्वारा या आपने देखा होगा टिलेज के माध्यम से अपन क्या करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, हैरोइंग है आपकी, प्लाविंग है। तो उसके अंदर देखा होगा कि जो आपकी मृदा का जो कणाकार है इसकी साइज के अंदर या इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कभी भी बदलाव नहीं किया जा सकता। तो आपसे पूछा जाए कि मृदा कणाकार मृदा का किस प्रकार का गुण है, तो ये मृदा का स्थायी गुण है, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे
नेक्स्ट आता है आपके मृदा कणों के आकार के आधार पे मृदा का जो वर्गीकरण है। तो मृदा कणों के आकार के आधार पे जो मृदा का वर्गीकरण है, इसके अंदर अपन बात करेंगे। यहाँ पे देखो आप, मृदा कणों के आकार के आधार पे मृदा का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और आपने काफी बार है ना देखा होगा पुराने, यदि आपके पास 15 से 20 साल के यदि आपके पास पेपर है तो उन पेपरों में देखना कि अपनी जो मृदा है उस मृदा में कौन सी जगह से ज्यादा क्वेश्चन आपके आए हैं। तो यहां पर देखो अपन बात करेंगे कि मृदा कणों के आकार के आधार पे जो मृदा है उस मृदा को मोस्टली 4 भागों में बांटा है। देखो नंबर 1 यहां पर है मोटी बालू, नंबर 2 है आपका महीन बालू, नंबर 3 है सिल्ट और नंबर 4 है आपका कले। तो यहां पर देखो अपन बात करेंगे जो मोटी बालू है, मोटी बालू के अंदर जो मृदा के कण है वो कितनी साइज के होते हैं। तो यहां पर देखो जो मोटी बालू है, उस मोटी बालू के अंदर जो मृदा के कण है वो 2 से लेकर 0.2 mm के मिड है ना। तो आपसे पूछा जाए मोटी बालू के अंदर मृदा कणों का जो आकार है वो कितना है, तो वो है 2 से 0.2 mm तक। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे, दूसरा आता है आपका महीन बालू। तो महीन बालू क्या होता है कि ये जो है आपकी मोटी बालू है इससे थोड़ा छोटा होता है। यहाँ महीन बालू की अपन बात करेंगे 0.2 से आपके 0.2 से लेकर 0.02 तक, है ना। तो आपके महीन बालू है, महीन बालू के अंदर आपकी मृदा के कणों का जो आकार है 0.2 से 0.02 mm तक होता है। उसके बाद में सिल्ट की अपन बात करेंगे, तो सिल्ट को है ना इसके अंदर जो सोइल पार्टिकल्स जो है वो 0.02 से लेके 0.002 mm के बीच होते हैं, ठीक है। अब यहां अपन बात करेंगे कि एक होता है जो कले है, कले की अपन बात करेंगे तो कले के जो पार्टिकल्स है वो है लेस देन 0.002 mm से भी कम, ठीक है। तो यहां अपन बात करेंगे, यहां अपन बात करेंगे तो यहां पर देखा होगा आपने कि जो अपनी क्ले मृदा है, क्ले मृदा के कणों का जो आकार है वो कितना होता है। तो क्ले मृदा के कणों का देखो जो आकार है वो कितना है आपका, है ना 0.002 mm से भी कम होता है। और आपसे पूछा जाता है, यही क्वेश्चन आता है, जैसे अभी आपने देखा होगा जो आपका जो सुपरवाइजर का जो एग्जाम था उस एग्जाम के अंदर भी ये पूछा गया है कि जो क्ले सॉइल होते हैं उसके जो पार्टिकल्स है उसका साइज क्या होता है, ठीक है। तो ये साइज है आपके 0.002 mm से कम। तो ये तो देखो बात थी इनकी साइज है ना, mm साइज कितनी होती है। लेकिन अपन बात करते हैं कि स्टूडेंट्स है ना इसको किस प्रकार से देखते हैं या किस प्रकार से इसको याद करते हैं, ठीक है। तो देखो आप है ना, जैसे आप इन चारों में से किसी एक का याद रखो। जैसे अपने को मोटी बालू के पार्टिकल्स की साइज पता है 2 से लेके 0.2 mm तक होती है, तो आप महीन बालू को स्टार्ट करो वहां जो आपने एंड किया था, जहां आपने स्टार्ट किया 2 से 0.2 mm तक, तो 0.2 से स्टार्ट करो और एक एक जीरो और लगाते जाओ, ठीक है। तो यहां पर देखो 0.02 से लेकर 0.02 mm तक के मध्य। उसके बाद है ना यहां जो आपने यहां इसको खत्म किया है, तो यहां इसको खत्म किया है, यहां लाओ उसको 0.02 से लेके 0.002 mm। उसके बाद जो क्ले है, क्ले को आप है ना समझ जाओ कि इससे इसकी साइज क्या होगी, आपके कम होगी। तो इस प्रकार से आप है ना जैसे मृदा कणों के आकार के आधार पे मृदा का वर्गीकरण पढ़ सकते हैं। और यहां पर देखो 2-3 चीजें मैं थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। देखो एक होता है वाटर रिक्वायरमेंट और एक होता है जैसे आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो वाटर रिक्वायरमेंट और वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है उसके बारे में अपन थोड़ा सा बात करेंगे। वाटर रिक्वायरमेंट का जो अर्थ होता है जल मांग, और एक होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को अपन बात करेंगे जल धारण क्षमता। तो दोनों के अंदर देखो डिफाइन अपन करेंगे। वाटर रिक्वायरमेंट का होता है जल मांग, कि जल मांग जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपकी है ना एक सैंडी सॉइल है, ये आपका सैंडी सॉइल है, दूसरा आपका क्ले सॉइल है। तो यहां पर देखो जो सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। और ये पार्टिकल्स आकार में बड़े होते हैं, है ना, ऐसी स्ट्रक्चर इस मृदा की होती है। आपने भी देखा होगा सैंडी सॉइल की जो कणाकार है वो साइज के अंदर क्या रहते हैं, बड़े रहते हैं। यहां अपन क्ले की बात करेंगे तो क्ले के अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या है, बिल्कुल छोटे रहते हैं, इसलिए आपस के अंदर क्या रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। ये संरचनाएं होती है।
तो यहाँ आपने देखा होगा कि जैसे खेत के अंदर अपन देखते हैं जो सैंडी सॉइल होता है, सैंडी सॉइल के अंदर पार्टिकल्स बड़े होते हैं, इसलिए आप है ना उसके अंदर सिंचाई करते हो तो कुछ ही 2 या 4 दिनों के बाद में देखा होगा खेत के अंदर वापस है ना सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, यहां पर देखो जो पार्टिकल्स है आकार में बड़े होते हैं, तो जैसे ही आप पानी डालते हो वो पानी क्या होता है, मृदा कॉलम्स में से होकर क्या हो जाता है, नीचे की ओर गुजरता है। इसलिए अपनी जो रूट जोन होता है, जड़ क्षेत्र होता है, उसमें लंबे समय तक पानी रुकता नहीं है। इस कारण क्या होता है, सैंडी सॉइल की वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, लेकिन उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जिसको अपन कह सकते हैं कि पानी को लंबे समय तक रोक कर रखने की क्षमता इसकी क्या रहती है, कम रहती है। इसी कारण आपने देखा होगा बालू मृदाओं के अंदर है ना पानी बारी बारी से देने की आवश्यकता रहती है। एक हमने पढ़ा जिसे क्ले सॉइल पढ़ा, क्ले सॉइल के अंदर अपन बात करे थे, क्ले सॉइल के अंदर देखा होगा आपने कि मृदा जो है, मृदा के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल बारीक होते हैं, आपस में चिपके हुए रहते हैं। तो आपस में चिपके हुए रहने के कारण क्या होता है कि यहां पर जैसे आप सिंचाई करोगे तो ये सॉइल पार्टिकल्स क्या होते हैं, पानी को लंबे समय तक क्या कर लेते हैं, रोक कर रख लेते हैं। इसलिए आप है ना बालू मृदाओं की अपेक्षा क्ले मृदाओं के अंदर वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या रहती है, ज्यादा। तो यहां से जो क्वेश्चन बन रहा था वो ये बन रहा था कि सर्वाधिक वाटर रिक्वायरमेंट किस मृदा की है, सैंडी सॉइल। सर्वाधिक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस मृदा की है, वो है आपकी क्ले मृदा की। ठीक है, तो आज अपन यहां पर बात कर रहे थे मृदा कणों के आकार के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। चलो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, तो आज की क्लास यहीं तक। तो आप है ना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारा जो देह है वो जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, लोगों की थ्योरी बनी हुई है कि इसको रटाफिकेशन के द्वारा याद किया जाए, और हम आपके लिए सरलीकरण लेके आए हैं और हम चाहते हैं कि आपको एग्रीकल्चर सिखाया जाए। तो ज्यादा से ज्यादा अराइज जेट ICR यूट्यूब चैनल से जुड़े और अराइज की ऑनलाइन क्लासेज आप ज्वाइन करें। धन्यवाद।